हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम जो बात करेंगे वो इस बारे में करेंगे कि मेंस जो है ना, मेंस आरएएस मेंस, उसके नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स कैसे बनाएं, तो ये हमारा टॉपिक है इस वीडियो का। और इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो 3-4 चीज़ों पर करेंगे। सबसे पहली बात तो हम डिस्कस करेंगे भाई नोट्स ज़रूरी क्यों है, क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है या नहीं है। सबसे पहली बात 2 चीज़ों पर विचार करेंगे। दूसरी बात हम बात करेंगे कि भाई अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसके नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, ये हमारा टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि भाई मैंने नोट्स कैसे बनाए, मैंने कैसे नोट्स बनाए। मैं आपको खुद का एक नोट्स जो मैंने आरएएस मेंस 2018 जब क्वालिफाई किया तो उसमें जो मैंने मेंस के लिए जो नोट्स बनाए थे वो मैंने कैसे बनाए थे, क्या मेरा माइंड मेकअप था, क्या मैंने सोचा था कि भाई किस हिसाब से मुझे नोट्स बनाने हैं। साथ में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि मेरी जो आरएएस मेंस 2018 की कॉपी जो है, वहाँ पे जो मैंने नोट्स बनाए थे ना, उस नोट्स से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ। तो उस नोट्स की हिसाब से जो क्वेश्चन के मैंने नोट्स बनाए हैं, जो क्वेश्चन यहाँ आरएएस मेंस में पूछा गया है, उसके नोट्स मैंने कैसे बनाए थे और उसका फ़ायदा मुझे आरएएस मेंस में कैसे मिला। ठीक है, आरएएस मेंस में कैसे मिलता है, जब आप फाइनल एग्जाम देते हो तो वहाँ पे कैसे फ़ायदा मिलता है आपके नोट्स का, वो मैं सारा आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपने नोट्स भी आपने प्रिपेयर कर लिए, उनको रिवाइज कर लिया और उनको आपने प्रेजेंट करने का तरीका सीख लिया ना, तो आराम से आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने प्रूफ देखा है, प्रूफ के हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में बात करूँगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है। तो नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है, देखो सबसे पहली बात क्या होती है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये अपना सिलेबस है, ठीक है, यहाँ पर ये सिलेबस है और इसमें आप जब देखोगे, देखो 4 पेपर हैं, ठीक है, 4 पेपर हैं 3-3 घंटे के, सॉरी 4 पेपर हैं 800 नंबर के। अब आप देखोगे जैसे मान लो राजस्थान हिस्ट्री है, इसके 500 पेज का कंटेंट है टोटल। सेम इसी हिसाब से अगर राजस्थान इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इसका भी 500 से 700 पेज का कंटेंट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। सेम आधुनिक विश्व का इतिहास की बात करें तो इसका भी 100, 120 या 150 के आसपास यहाँ पर कंटेंट है जो आपको रीड करना पड़ेगा। सेम अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में भी 400-500 पेजेज के आसपास हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो 50 से 70 के आसपास पेजेज हैं यहाँ पर। सेम अगर अपन राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहीं पर अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखोगे तो उसके भी करीब 150 पेजेज यहाँ पर हैं। और फिर उसके बाद में करंट अफेयर्स भी है तो उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो टोटल मिलाकर 200 पेजेज यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, समाजशास्त्र की बात करोगे वही 70 पेज हो गए। सेम इसी तरह से प्रबंधन की बात करोगे 70 पेज हो गए। सेम आप लेखांकन अंकेक्षण की बात करोगे 50 से 70 पेजेज हो गए। सेम आप बात करोगे प्रशासकीय नीति शास्त्र, यहाँ पर भी वही 100-150 पेजेज निकल के आएंगे। आप जब सिलेबस देखोगे साइंस का, तो साइंस का इतना बड़ा सिलेबस है कि इसको फिर से पढ़ना, फिर से रिवाइज करना, ये भी करीब आपका 300 से 400 पेजेस का बैठेगा। सेम अगर आप बात करोगे ज्योग्राफी, तो ये ज्योग्राफी टोटल मिलाकर आपका करीब 600-700 पेजेस का कंटेंट है। सेम अगर आप पॉलिटी की बात करो तो आप लक्ष्मीकांत आपने देखी होगी, और पॉलिटी में भी लक्ष्मीकांत सिर्फ 20 से 25 नंबर की आती है। इसके अलावा आईआर आता है और विदेश नीति के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर अगर देखोगे आप तो ये भी 400-500 पेजेज में आपका कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। सेम अगर आप लोक प्रशासन का देखते हो तो लोक प्रशासन का बहुत सारा कंटेंट है आपके पास, तो इस कंटेंट को भी अगर आप देखते हो तो वही 600-700 पेजेस के आसपास आपको पूरा कंटेंट यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। फिर वही बात आ जाती है पार्ट 3 की, तो यहाँ पर भी करीब 150 पेजेज आपको पढ़ने पड़ते हैं। नेक्स्ट फिर आप हिंदी की बात करोगे, हिंदी और इंग्लिश में है तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर नोट्स बनाने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे कि तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तो इनमें मतलब हर एक पेज के, हर एक टॉपिक के इतने बड़ा बड़ा कंटेंट है कि जब तक आप उसका समराइज नहीं कर पाओगे लास्ट में रिवीजन नहीं हो पाता उसका। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बुक भी हैं, उनका कंटेंट फिर से रिवाइज करना कि भाई आपने एक बार पर्यायवाची शब्द पढ़ तो लिए, ठीक है, लेकिन उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा टफ है। तो मेरा बताने का इसमें यहाँ पर मकसद ये है कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है, इसको अगर ओवरऑल देखें तो 4 से 5,000 पेजेज अपन को पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, प्लस पढ़ने के बाद में उसको हमको क्या करना है,
याद भी रखना है। तो याद रखना है तो रिवाइज करना है। अब मान लो आपने एक बार पढ़ भी लिया, लेकिन रिवाइज करना क्या 4000 5000 पेजेस को सब पॉसिबल है। और जब RS 2023 की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर तो आपके सिर्फ 2 से 3 महीने ही आपको मिल रहे हैं, और फाइनल एग्जाम में भी आपको 2 से 3 महीने मिलेंगे। नेक्स्ट में जब 4-5 हज़ार पेजेज आप पढ़ लेते हो तो बात ये आती है, जब एग्ज़ाम से 7 दिन पहले होता है ना, 7 दिन पहले आप 4000-5000 पेजेज रिवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट भाई, आप अगर कोई भी सब्जेक्ट का, मान लो राजस्थान हिस्ट्री का 700 पेजेज पढ़ते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको टॉपिक दिए हुए हैं 30 टॉपिक। अब 700 पेजेज पढ़ते हो तो एक टॉपिक का लगभग 20 पेज का कंटेंट हो गया। जब एक पेज के लिए आप 15 से 20 पेजेस का कंटेंट अगर आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपको 100 शब्द में आंसर लिखना रहेगा या 50 शब्द में आंसर लिखना रहेगा, तो इस 20 पेज में से कौन सा महत्वपूर्ण कंटेंट है वो कैसे आप लिख पाओगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि भाई वहाँ पर 3 घंटे में आपको एग्ज़ाम लिखना होता है, ठीक है। 3 घंटे में जब एग्ज़ाम लिख रहे होते हो तो वहाँ पर क्या होता है, एक प्रॉब्लम दूसरी ये होती है कि हर एक टॉपिक का, हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको एक फिक्स वर्ड लिमिट का एक स्पेस दिया रहता है, ठीक है। जब आप उस स्पेस को देखोगे तो जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपको यही पता नहीं लगेगा कि भाई इसमें कंटेंट क्या लिखना है। आपको पता चला कि यहाँ तक तो आपने बहुत अनइम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है वो कंटेंट लिख दिया, और यहाँ पे आप लिख रहे हो इम्पोर्टेंट कंटेंट। तो अगर आपने अनइम्पोर्टेंट कंटेंट यहाँ पहले लिख दिया तो यहाँ पर आपके वैसे ही 3 से 4 नंबर आपके वैसे ही कट जाएंगे पूरे आंसर में। तो सबसे पहली बात है कि भाई किसी भी टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है वो हमको नोट्स में डालना होता है। तो मेरा सजेशन ये है कि भाई नोट्स का पर्पज़ ये है कि ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है कि यहाँ पर अगर आपको 5000 पेजेस पढ़ना पड़ रहा है, तो 5000 पेजेस को आपको सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि 500 पेजेस में उस सारे कंटेंट को लेके आएँ, ठीक है। 10% में उसको करें। नेक्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि 200 से 250 पेजेज पूरा कंटेंट होना चाहिए चारों पेपर का, मतलब हर एक पेपर का करीब 60 से 70 पेजेज में आपका कंटेंट हो जाना चाहिए। तो 60-70 पेज जब आप कंटेंट कर दोगे तब जाके आप उसी स्थिति में आ जाओगे जब आप फाइनल जो एग्ज़ाम है वहाँ पर बहुत बढ़िया लिख पा रहे हो। नेक्स्ट एक मुझे अभी ध्यान आ रहा है, एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि भाई जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, तो टॉपिक जैसे अपन ने पढ़ लिया तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि भाई जैसे आपको आ रहा है कि मान लो आपको राजस्थान के संत अच्छा टॉपिक आता है, ठीक है, लोक देवता अच्छा आता है, लेकिन अब आपने किसी बुक में ये हो सकता है कि भाई राजस्थान के संत के टॉपिक अच्छा दिया हुआ है, लोक देवता आपको इतना अच्छा कंटेंट वहाँ पे नहीं दिया हुआ है। लेकिन अब आप क्या करोगे, आप तो पूरा पढ़ रहे हो, आपको यही पता नहीं है कि भाई कौन सा टॉपिक अपन ने ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया, कौन सा टॉपिक अपना कम प्रिपेयर है। जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हो ना, तो आप कोशिश करते हो कि यार मुझे हर एक टॉपिक के नोट्स यहाँ पर रेडी रखने हैं। जब आप हर एक टॉपिक को फोकस करते हो ना, तब आपके वहाँ पर कंटेंट जो है, आपका सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। तो अब अगर आप इसके नोट्स नहीं बनाओगे, 4-5 हज़ार पेज या 200-400 पेज आपने पढ़ भी लिए, तब भी वहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि आप कुछ टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा पढ़ लो और कुछ टॉपिक जो है बहुत कम पढ़ लो। अब देखो क्वेश्चन के तो आपके यहाँ पे आपको पता है आरएस में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन तो आपका किसी भी टॉपिक से आ सकता है। तो अगर आपने कोई टॉपिक अच्छा पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि 100 शब्द का आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको आते हैं 500 शब्द। दूसरी प्रॉब्लम ये आ सकती है, भाई लोक देवता मान लो आपका कम प्रिपेयर हो पाया, नोट्स आपने बनाए नहीं, आपको पता चला कि ये 100 शब्द में पूछा गया है, आपके पास है 20 शब्दों का ही कंटेंट यहाँ पर, क्योंकि आपने ज़्यादा तो पढ़ा ही नहीं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप हर एक टॉपिक के नोट्स बनाना चाहते हो, शॉर्ट नोट्स आपसे बना लेते हो, तो वहाँ पे 3-4 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा होता है कि भाई आप रीड बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हो, ठीक है। दूसरा, आप रिवाइज अच्छी तरीके से कर पाते हो, क्योंकि देखो 4000 पेज की तुलना में 400 पेज को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तीसरा ये होता है कि आपकी राइटिंग स्किल भी मजबूत होती है। जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हो ना, तो आपकी राइटिंग, आप खुद पेन से लिखते हो तो आपको राइटिंग पता चल जाती है, और यहाँ पर आप नोट्स में कीवर्ड लिख रहे होते हो, कीवर्ड, तो एग्जामिनर को कीवर्ड ही चाहिए होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो जब आप कीवर्ड लिख रहे होते हो तो आपकी उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड भी बनती है, आपको एक उसकी वोकैबुलरी पता होती है, शब्दकोश पता होता है कि भाई यहाँ से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। फोर्थ फायदा ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो ना, तो वहाँ पर इतना टाइम नहीं रहता कि भाई वहाँ पर आप क्वेश्चन फ्रेम कर सको। क्वेश्चन फ्रेम करने का टाइम नहीं रहता, वहाँ पर बहुत लिमिटेड टाइम रहता है कि आपको अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन का अगर कंटेंट रेडी है तो उसको आप वहाँ पर फटाफट लिख पाते हो, तो आपको टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता, वर्ड लिमिट का प्रॉब्लम नहीं होता।
ठीक है। तो ये बेसिक फ़ायदे हैं, आपको मैंने जो सारी चीज़ें बताई नोट्स बनाने के फ़ायदे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई नोट्स कैसे बनाएं। तो देखो नोट्स कैसे बनाएं, सबसे पहली बात तो मैंने ये बताई आपको कि नोट्स अगर आपको बनाना है तो जैसे आपने कोई 100 शब्दों का जो 100 पेज का कोई कंटेंट है तो आपको उसको 10 पेज में लेके आना है। सबसे पहला टारगेट तो आपका ये होना चाहिए कि 100 पेज का कंटेंट हमको 10 पेज में लेके आना है, ठीक है। और 10 पेज को जब आप दोबारा कंटेंट इसको देखोगे कि भाई इसमें क्या काम किया है क्या नहीं काम किया है, इसमें जो है कितना आपको आता है। जैसे मान लो आपका ये पूरा बुक है, बुक में 100 पेज हैं, सबसे पहले इसको 10 पेज में कंटेंट को लेके आना है, लेके आ गए। देन आपको पेपर टेस्ट सीरीज वगैरह आप दे रहे होंगे, टेस्ट सीरीज आप दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरा इसमें से ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है मुझे ये सारा कुछ अच्छा आता है, बाकी मुझे नहीं आ रहा है। तो आपके पास में ये ऑप्शन बच गया कि भाई ये वाला जो पोर्शन है बाकी का, इसको आपको बार बार रिवाइज करना है। तो ये वाला जो पोर्शन था ना, ये वाला, इसको आप बिल्कुल हटा दीजिए। तो अब आपका जो कंटेंट है वो 80% पे आ गया, मतलब जो 10 पेज था ना वो आपका अब सिर्फ 8 पेज का कंटेंट बन गया। तो जैसे जैसे आप इसको बार बार रिवाइज करते जाओगे आपको पता लग जाएगा कि भाई कुछ टॉपिक, कुछ कंटेंट जो है मेरा वो मुझे अच्छा आता है, कुछ तो कंटेंट मुझे नहीं आता। तो जो नहीं आता है वो आपके नोट्स हो जाएंगे, जो आपको आता है उसके नोट्स आप डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो। तो धीरे धीरे हमको कोशिश करनी है जो 100 पेज का कंटेंट हमने 10 पेज में लेके आए हैं उसको हम 2 से 3-4 पेज में हम कर दें, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो भी मेरा मानना ये है कि किसी भी सब्जेक्ट का कंटेंट जो है वो आप एटलीस्ट 10% पर तो लेके ही आओ। 500 पेज हैं किसी बुक के तो उसको आप 50 पेज में तो लेके ही आओ, ये आपका टारगेट होना चाहिए, तभी इस एग्जाम को जीत पाओगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें निकल के आ जाती हैं। देखो सबसे पहली बात आती है कि भाई नोट्स कैसे बनाएं। तो मेरा मानना ये है, देखो दोस्तों, आपको वहाँ पर एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपके मैक्सिमम जो आता है ना क्वेश्चन वो आता है 100 शब्दों का, ठीक है, 100 शब्दों का आता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर इस बात को आपने सुन लिया तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे तो। देखो अब 100 शब्दों का आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान में प्रमुख लोक देवता कौन कौन हैं, उनके स्थान कौन कौन से हैं, लोक देवताओं का विवरण दीजिए। आपसे पूछा जाएगा राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय का वर्णन कीजिए। तो अब आप एक बात बताइए, 10 नंबर का है और 10 नंबर का है, 100 शब्दों में है। अब इसके आपके पास 10 पेज का कंटेंट है तो वो आपको काम करनी है। मेरा सजेशन ये है आपको यहाँ पर कि भाई जब आपको 100 शब्दों का आपको आंसर लिखना है, 10 मार्कर कोई क्वेश्चन आ रहा है, मैक्सिमम 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 100 शब्दों का अगर आपको लिखना है तो मैं ये मानना चल रहा हूँ कि आपके पास 100 शब्द का नोट्स पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। और फिर भी मैं कहूँगा कि यार बॉडी आप इंट्रोडक्शन भी लिखते हो, कंक्लूजन भी लिखते हो, दो लाइन तो उसमें चली जाती हैं, ठीक है। तो मतलब करीब 20-40 वर्ड तो आपके उसमें चले जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि करीब 60-70 शब्दों का तो आपके पास हर एक टॉपिक का कंटेंट रेडी होना चाहिए। अब 60-70 शब्दों का अगर मैं बोल रहा हूँ ना तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे बेस्ट कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है, मतलब गागर में सागर भरने वाला होना चाहिए कि आप ये कंटेंट जो है आपको इतना क्वालिटी वाला होना चाहिए कि जो 60-70 शब्दों का जो आपने नोट्स बनाया ना हर टॉपिक का, वो करीब 600 वर्ड्स के बराबर हो। मतलब इतने कीवर्ड हो उसमें कि वो एग्जामिनर है वो 7 नंबर या 8 नंबर आपके हमेशा दे रहा हो, ठीक है। तो पहला सजेशन ये है कि अगर बुलेट पॉइंट आपको कोई दिए हुए हैं सिलेबस में, बुलेट पॉइंट का मतलब जैसे राजस्थान के संत, लोक देवता, महत्वपूर्ण विभूतियाँ, राजस्थान साहित्य की प्रमुख कृतियाँ दी हुई है, या फिर आपको दिया हुआ है कि भाई किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, तो इनके हर एक के 100 शब्द के आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखोगे जैसे मान लो आपको दिया हुआ है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन एवं धर्म दर्शन, तो एटलीस्ट इसका जो है ना धार्मिक आंदोलन और धर्म दर्शन ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मेरा सजेशन ये है कि जो एक आपका बहुत बड़ा टॉपिक है ना उसको लास्ट मतलब लास्ट में आपको 2 पेज में लेके आ जाना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज बनना चाहिए हर एक चीज़ का। सेम जैसे भारतीय धरोहर सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल के भारत के ललित कलाएं, प्रदर्शन कलाएं, वास्तुकलाएं एवं साहित्य, तो यहाँ पर भी देखो एक टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि भारत के ललित कलाओं का एक आपका 1 पेज का नोट्स हो जाना चाहिए, प्रदर्शन कलाओं का 1 पेज का नोट्स हो जाना चाहिए, वास्तुकला का 1 पेज का नोट्स हो जाना चाहिए और साहित्य के 1 पेज का नोट्स हो जाना चाहिए। और अब साहित्य में आपको सभी शुरू से लेकर एंड तक के सारे पॉइंट यहाँ पर उस पेज में कवर करने हैं 60-60 वर्ड में।
कि भाई कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास ये कंटेंट रेडी है ऑलरेडी। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो अगर कोई बुलेट पॉइंट वाला टॉपिक है, बुलेट वाला पॉइंट वाला टॉपिक है, तो वहाँ पर उसके 60 वर्ड्स के आपको कवर करना है। अगर कोई बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसके हर एक टॉपिक, उसको सब पार्ट में डिवाइड करो और सब पार्ट में डिवाइड करके हर एक पार्ट के 60 वर्ड के यहाँ पर आपको कंटेंट रेडी करना है। तो ये नोट्स बनाने का तरीका हो गया, ठीक है। अब मैं आपको मेरे नोट्स दिखाने वाला हूँ कि मेरे नोट्स कैसे थे। तो जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ कि भाई मैंने ये नदियों का, ये देखो मैंने एक नोट्स बनाया था। अब मैंने देखो सबसे पहले नोट्स बनाया तो मैंने देखा कि भाई वहाँ पे तो मुझे याद आएगा नहीं कि मैंने कैसे नोट्स मुझे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले से एक फ्लो डायग्राम टाइप का मैंने बना लिया कि भाई मुझे कैसे लिखना है। वहाँ पर सबसे पहले मुझे वर्गीकरण लिखना है कि यहाँ पर नदियों को वर्गीकरण राजस्थान में कैसे किया गया है। तो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, देखो आप यहाँ पर। पहले मैंने लिखा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और अंतर प्रवाहित नदियाँ। तो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ 3 हैं, अरब सागर वाली 3 ये हैं और अंतर प्रवाहित नदियाँ ये हैं। तो मैंने एक साथ ऐसे अलग अलग यहाँ पर मैंने नोट्स बना लिया कि एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो मैं इसको इस तरह का डायग्राम बना के आऊँगा। तो अगर ये डायग्राम आप बना देते हो तो 2 नंबर तो इसी डायग्राम के हैं, ठीक है। अब आप कंटेंट आपको पता है, लेकिन अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छा कर दिया तो उसके 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है चंबल, बनास और बाणगंगा, यहाँ पर मैं उसको हर एक को पॉइंट फॉर्मेट में यहाँ पर मैंने उसका छोटा छोटा नोट्स बना लिया। अब देखो आप एक भी बात जानो, चंबल नदी के बारे में हर एक बुक में, लक्ष्य बुक भी देखोगे आप, पनोरमा देखोगे, वहाँ पर 4-4 पेज का कंटेंट दिया हुआ है। अब भाई वहाँ पर सिर्फ अगर आप चंबल नदी के बारे में लिख के आओगे, उसने राजस्थान की सभी नदियों के बारे में पूछा है 100 शब्दों में। और अगर आप कहीं भी किसी भी बुक का कंटेंट देखोगे तो वो कम से कम 20 पेज में नदियों के बारे में ही बताया गया है। अब भाई वहाँ पे तो आपको 100 शब्दों में लिखना है, 20 पेज में कम से कम 2000 वर्ड हैं, 4000 5000 वर्ड हैं, हर पेज में कम से कम 500 वर्ड तो होंगे, तो कम से कम 10,000 वर्ड आपके नदियों के ही हैं। अब 10,000 वर्ड को अगर आप याद करके जाओगे वहाँ 100 शब्दों में लिखना है तो पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी चीज़ को तो आपने बहुत ज़्यादा लिख दिया, किसी चीज़ पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, जैसे आपको ये पेज मिला तो वहाँ पर जब आप बंगाली खाड़ी के नदियों का जब शुरू करोगे ना तो पता चला आपने बंगाली खाड़ी को नदियों का आपने 70% पार्ट में लिख दिया। अब आपके पास बचा है अरब सागर की नदियाँ और अंतर प्रवाहित नदियाँ। अब पता चल रहा है कि अरब सागर के नदियों के बारे में आपने यहाँ पे लिख दिया 20% में और एक लाइन लिखा है सिर्फ अंतर प्रवाहित नदियों के बारे में। तो अब एक बात बताइए, आपने एक तरह से 33% नंबर तो आपको इसके मिलने चाहिए, मतलब 10 में से 3 नंबर तो इसके हैं। यहाँ पे है 20%, इसके 1 नंबर मिलना चाहिए, इसका आधा नंबर मिलना चाहिए। तो टोटल मिलाकर आपको 4.5 नंबर मिलेंगे, जबकि आपका कंटेंट पूरा याद था लेकिन आपने लिखने में बहुत बड़ी गलती कर दी। तो हमको क्या है, हर एक पार्ट जो हम लिख रहे हैं ना उसको बराबर बराबर में हमको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेम अरब सागर की नदियाँ अपन ने उतना ही लिखा कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होती है, ठीक है, कौन कौन से जिलों में होती है, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट है वो बात बता सकते हो, कौन से डैम बने हुए बता सकते हो, सहायक नदियों के बारे में बता सकते हो। तो हर एक नदियों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको 2-2 लाइन लिखनी है। सेम मैंने भी सोचा कि भाई ये जैसे अंतर प्रवाहित नदियाँ हैं उनके बारे में भी मैंने यहाँ पर लिख लिया था। अब नेक्स्ट बात जो मैं बताने वाला हूँ कि देखो मैंने सहायक नदी एक साथ लिखी क्योंकि ये याद नहीं आती, फैक्चुअल डेटा है। साथ में एक डायग्राम मैंने यहीं पे मेरे नोट्स में बना लिया कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे ये डायग्राम बना के आना है, राजस्थान का मैप, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले प्रिपेयर करके रखा मैंने मेरे नोट्स में कि मुझे किस तरह का आंसर लिखना है और कैसे मुझे वहाँ पर मैप बना के आना है, क्या क्या डायग्राम, क्या क्या फ्लो चार्ट और किस रूप में कितना कंटेंट मुझे लिखना है। तो मैंने पहले ही मान लो ये नोट्स में अपना उतना ही लिखा जितना मुझे वहाँ पर लिखना है। फिर भी ये देखो ये जो कंटेंट है ना, फिर भी ये करीब 150-200 वर्ड का है। तो उसका कारण ये है कि कई बार 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 5 नंबर में मान लो आपको चंबल नदी के बारे में पूछ लिया या बंगाली खाड़ी की गिरने वाली नदियों के बारे में पूछ लिया, तो मेरे 5 नंबर का तो कंटेंट रेडी होना चाहिए ना 50 शब्दों का। तो मैंने थोड़ा सा इसको विस्तृत बना दिया, जबकि इतनी आवश्यकता है नहीं, इसको आप 70-80 वर्ड में कर लोगे तब भी काम हो जाएगा। तो ये मेरे नोट्स थे। अब मैं आपको मेरी कॉपी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे ये वाली कॉपी है मेरी, ये क्वेश्चन आ गया, देखो जो मैंने बनाया वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया था 2018 में, राजस्थान की नदी प्रणालियों का वर्णन कीजिए। अब आप देखिए कि भाई मैंने ये डायग्राम बनाया, पहले मैंने नोट्स में डायग्राम बना रखा था, यहाँ पे भी वही डायग्राम मैंने चिपका दिया कि मुझे पता था भाई मुझे डायग्राम यहाँ पे ये बनाना है। साथ में यहाँ पे मैंने वो फ्लो चार्ट मुझे याद नहीं आया, लेकिन मैंने उसको देखो फॉर्मेटिंग कितनी अच्छी कर दी कि पहली बंगाल खाड़ी की ओर गिरने वाली, अरब सागर की ओर और अंतर प्रवाहित नदियाँ। तो ये जो तीनों पॉइंट मैंने लिखे हुए थे ना पहले, वो सारा मैंने यहाँ पर पहले इसको मेंशन कर दिया इंट्रोडक्शन में, जो मैं आपको यहाँ बता रहा था, ठीक है।
सबसे पहली बात है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की और प्रवाहित होने वाली नदियाँ, तो चंबल, बनास और काली सिंध के बारे में मैंने यहाँ पर बताया है। तो चंबल की में भी देखो सारा जो कंटेंट मैंने मध्य प्रदेश की जाना पहाड़ी से निकलकर चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर में मिल जाती है। इस पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध बने हुए हैं। सेम ये का ये कंटेंट देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो जो मैंने नोट्स बनाए थे वो डायरेक्ट मैंने वहाँ पर मेरे आंसर लिख दिए, मुझे सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सेम बनास का भी यही लिखा हुआ है, काली सिंध का भी, अरब सागर, इस तरह अरब सागरीय जो नदी तंत्र हैं उसमें भी लूनी के बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। लूनी के बारे में जो मैंने कंटेंट यहाँ पे नोट्स में लिखा है ना, वो सारा कंटेंट मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे आप लूनी के बारे में पढ़ोगे कि नागपाड़ अजमेर से निकलती है, पाली, जालोर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर से होते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नागपाड़ से निकलती है, पाली, नागौर, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर प्रवाहित होकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो जो मैंने नोट्स में मैंने लिखा वो का वो मैं यहाँ पे कॉपी में लिख के आया हूँ। अंतर्प्रवाहित नदियाँ, सेम वही अंतर्प्रवाहित नदियों के नोट्स मैंने ऑलरेडी बना रखे थे, तो वो सारा कुछ मैंने लिख दिया। तो अब आप देखोगे तो 10 नंबर का क्वेश्चन में सारा राजस्थान का मैंने पूरे नदी प्रणालियों के बारे में सूक्ष्म रूप से वर्णन कर दिया। वो संभव कैसे हो पाया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नोट्स प्रिपेयर थे, मैंने मेंस के अकॉर्डिंग पहले से नोट्स बनाए हुए थे। तो इस तरह से अगर अब आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे नंबर कितने मिले हैं, मुझे मिले हैं नंबर 7 नंबर। अब 7 नंबर मिले हैं तो 7 नंबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। 7, 8 अगर 70% नंबर आपको 10 नंबर में से मिल रहे हैं तो 7 नंबर बहुत बड़ी बात है, नहीं तो अदरवाइज 4 या 5 नंबर यहाँ पे मिल पाते हैं। तो अब अगर मैं वो बात बताऊँ, देखो 1 नंबर अपन को इस डायग्राम के मिले हैं, 1 नंबर इसके चीज़ के मिले हैं और 5 नंबर अपन को कंटेंट के मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो कि मुझे मेंस के फाइनल एग्जाम में किस तरह का आंसर लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मुझे 100 शब्दों में लिखना है तो मेरे पास 60 से 70 पेज का कंटेंट रेडी होना चाहिए, फ्लो चार्ट, डायग्राम रेडी होना चाहिए और नोट्स के पहले से ही तैयार रखो कि मुझे वहाँ पर लिख के क्या आना है। दोस्तों वहाँ पर इतना कम टाइम होता है कि आप वहाँ पर है ना जो आंसर लिखना जब चाहते हो तो वहाँ पर एक फ्रेमिंग करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, सोच ही नहीं पाते। आपके पास अगर पहले से कंटेंट रेडी है तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, अच्छे से रीड कर पाओगे और अच्छे से वहाँ पर प्रेजेंट कर पाओगे। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कैसे मेंस के नोट्स बनाने हैं वो सारा समझ आ गया होगा। मैंने अपने नोट्स भी मैंने आपको बताए, आपको मैंने फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें नोट्स का क्या प्रभाव रहा वो दिखाया मैंने आपको, और कैसे वहाँ पर नंबर मिलते हैं वो सारा कुछ बताया। तो नोट्स में 4-5 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले 60 वर्ड का आपको एटलीस्ट हर एक टॉपिक का नोट्स तैयार कर लेना है, लेकिन 60 वर्ड का नोट्स ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 200-300 वर्ड्स के बराबर हो, मतलब गागर में सागर भरने वाला नोट्स आपका 60 वर्ड का होना चाहिए। प्लस फ्लो चार्ट कैसा बनाना है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डायग्राम या मैप कैसा होगा, ठीक है, और पूरा टॉपिक वहाँ पर कवर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर ध्यान में रख के आप नोट्स बनाते हो तो सेम जैसे ही वहाँ पे लिख के आओगे आप, और वहाँ पे अच्छे नंबर आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। अगर आप ये फॉलो कर लेते हो हर एक टॉपिक के, तो आप यकीन मानिए अगर आपको 70% हर एक टॉपिक में अगर आपको मिल रहा है नंबर, तो आप टॉप कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। ये इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा गेम है। तो सीधी सीधी बात है भाई, यहाँ पे पढ़ने के लिए देखो 6 महीने लगते हैं लगभग, उसको नोट्स बनाने में 3 महीने लगते हैं, राइट और रिवीजन करने में 3 महीने लगते हैं। इस हिसाब से ये टोटल 12 महीने की प्रिपरेशन हो जाती है। तो ये इतनी मेहनत अगर आपने कर ली तो इस एग्ज़ाम को आराम से आप निकाल सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अपना टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे @RS गुरुजी, और इस यूट्यूब चैनल को भी आप अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उसके लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार, हैप्पी दिवाली।